गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बेस के दांत। जी हाँ दोस्तों, जिनका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से उन वीडियो को भी, उनके जीवनी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने जो आज का क्लास है, आज का टॉपिक है, उनके तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, समझना है कि बेस के दांत, बेस के दांत क्या है और ये इस कहानी का शीर्षक बेस के दांत क्यों रखा। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं, कहानी में ही बहुत कुछ है और कहानी को ही अगर अच्छे समझ आते हैं तो हमें सब चीज़ समझ में क्लियर रूप से आ जाएगा। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में ही खड़ी है। काली चमकती हुई स्टीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 रुपये में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो किन्नर और शोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। दोस्तों, सेन साहब का एक नई मोटर कार जो 7,500 रुपया में स्टीमरलिंड जो लाए हैं, गाड़ी का नाम स्टीमरलिंड है। कितने बार ये भी पूछा जाता है कि सेन साहब की मोटर कार का नाम क्या था, तो आप कहेंगे स्टीमरलिंड, ठीक है दोस्तों। कहता है कि कोयले की तरह चमक इतनी कि आप अपना इसमें मुंह देख लो। और ये इस मोटर कार पर सेन साहब को बिल्कुल बहुत नाज है और वह 7,500 रुपये में लाया था, ठीक है। अगर इस कार में एक धब्बा भी कहीं दिख जाए तो जो किन्नर होता है, सोफर ड्राइवर, उनको सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ही ताकीद थी कि खोखा यानी उनका बच्चा और खोखी यानी बच्चियां गाड़ी के पास फटकने ना पाए। वह गाड़ी के पास नहीं आ सकता, ठीक है। चलते आगे। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील हैं, 5 ठहरी और 20 लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत ही हैं। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इनकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होंठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीक़ाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार की मुलाकाती रसक किस्सा अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे, फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो था, खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुकात किसी हालात में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तक तब जाकर हुआ था जब
उनकी या उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। ठीक है। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। ठीक है दोस्तों, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग और दूसरी। कहने के दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक अमीर व्यक्ति का है जो अपने बच्चे और बच्चिया में कुछ विभेद करते हैं, भावना को अलग अलग रख करके उनके नियम कायदा और सारी चीज़ पर अलग अलग पाबंदी दोनों पे लगाते हैं। दोस्तों कहानी बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छा है। अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो कहानी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी और कहानी समझ में आ जाएगी और अच्छे से आप इस कहानी को समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो इनका सेकंड चलते हैं। कहता है कि कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्तों आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूर संदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे और करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं इसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बड़ाई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाएगी। और हिंदुस्तानी लोग यही समझते ही नहीं है, यही नहीं समझते। सेन साहब अपने को अलग दिखाने का प्रयास करता है। दोस्तों आगे चलते हैं। एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवे थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने
और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छंद व्यंग पर ऐंठ कर रह गया। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ी। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब की सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके और सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कलपुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। इस बत्ती के अंदर आखिर है क्या, अगला देखते हैं। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भागिमा देखी नहीं, देखते ही तो कुछ समझ पाते। इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाहें अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालात में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लाइन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर कि पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चले गए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने
और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लाइन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों से सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी, मतलब तरीकाएं जान ली थी, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी उन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उनकी या उसकी दिलचस्पी है। और इस तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेड़ा को मदन के पिता गिरधर को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बोला लाने का हुक्म दिया। गिरधर आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसा खून के सुरमे कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया, वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटता रहा। ऐसी ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। गिरधर कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। इतना कह करके दोस्तों उनको छोड़ दिया। आज यहीं तक, अगले दिन आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।